नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अगले महीने यानी मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 साल पूरे हो जाएंगे। इन 11 सालों में भारत की सीमा पर 3 चुनौतियां, वैसे तो छोटी मोटी बहुत सारी चुनौतियां आती रहीं, रणनीतिक चुनौतियां तो हर समय बनी ही रहती हैं, लेकिन 3 जो प्रमुख रूप से जो चर्चा में आई, जो सामने दिखाई दिया, केवल 3 चुनौतियों की बात। पहला, 16 जून 2017 को डोकलम के बारे में आपको पता होगा, फिर से आपको याद दिला दें कि ये एक ट्राई जंक्शन है जहां भारत, भूटान और चीन की सीमा मिलती है। इसकी पृष्ठभूमि, डोकलम विवाद की पृष्ठभूमि समझ लीजिए, वो शुरू होती है 1962 के भारत चीन युद्ध के समय से। तब से चीन की नज़र भारत के नॉर्थ ईस्ट पर है, और नॉर्थ ईस्ट में भी जो भारत के सारे विरोधी, सारे दुश्मन बोलते हैं, वो चिकन नेक, जिसको सिलीगुड़ी गलियारा भी बोलते हैं। ये सिर्फ 22 किलोमीटर का क्षेत्र है, और इसको अगर काट दिया जाए तो भारत का पूरे नॉर्थ ईस्ट से जो सड़क से ही संबंध है, तो सड़क मार्ग से संबंध टूट जाएगा। उसके अलावा कोई और तरीका है नहीं, केवल वायु मार्ग के अलावा और कोई तरीका नहीं है इन 7 राज्यों से संपर्क का। अब भारत के लिए रणनीतिक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है, और 1962 के बाद से ही जो मिलिट्री एक्सपर्ट हैं वो कहते रहे हैं कि भारत के लिए इसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। लेकिन इतने सालों में सरकारों ने कोई कदम उठाया नहीं। उसके बाद जो सरकारें आईं, ज़्यादातर कांग्रेस की ही सरकारें रहीं। मोदी सरकार बनने के बाद से इस इलाके में बहुत तेज़ी से काम शुरू हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट पर, रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, उसके अलावा हवाई अड्डे, ये सब काम बहुत तेज़ी से चला। तो डोकलम पर फिर से आ जाते हैं। डोकलम में क्यों विवाद शुरू हुआ? चीन इस ट्राई जंक्शन के पास अपनी सीमा के अंदर सड़क बना रहा था। अब आप देखिए किस तरह की चुनौती को स्वीकार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चीन अपनी सीमा में सड़क बना रहा है, इस पर हम उसे कायदे से कैसे रोक सकते थे? लेकिन हमको मालूम था कि उसका इरादा क्या है, हम वो क्या कर रहा है, ये इससे ज़्यादा देख रहे थे कि वो किस इरादे से कर रहा है। उसका इरादा वही था, नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने का, सिलीगुड़ी गलियारे तक पहुंचने का। तो भारत को पता था कि अगर ये सड़क बनने दिया तो चीन के लिए यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान हो जाएगा। और 2017 में ही आपको मालूम है कि भारत ने चीन का जो बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, हालांकि अब उसकी बड़ी दुर्दशा हो गई है, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको शुरू किया था। भारत ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। बांग्लादेश सहमत हो गया था, बांग्लादेश में काम हो रहा था उसका, इससे भी भारत की चिंता थी। उसकी वजह से डोकलम और महत्वपूर्ण हो गया था। तो डोकलम में भारत पहुंच गया। हालांकि जो सीमा थी, सीधे सीधे एक तरह से कहिए तो उसमें भूटान का योगदान ज़्यादा था, उसकी सीमा ज़्यादा लगती थी। ये विवाद असल में कायदे से होना चाहिए था भूटान और चीन के बीच में, लेकिन भूटान बहुत छोटा सा देश है, उसको दबाना चीन के लिए बहुत आसान था। उसके पास ऐसी कोई सैनिक ताकत भी नहीं है। तो भारतीय सेना पहुंच गई। तो भारतीय सेना के लोग जो है, कुछ तो सीधे, मतलब भारत चीन सीमा को हमारे 250-300 सैनिक पार कर गए 2 बुलडोज़र लेकर। और बहुत सारे सैनिक जो है वो, अब बात सामने आती है कि भूटान की सेना की वर्दी पहनकर सामने खड़े हो गए। अब भारत ने जो किया वो भारत के ऐसे सैनिकों को खड़ा किया जिनकी हाइट कम से कम 6 फीट हो, 6 फीट से ज़्यादा वालों। अब छोटे छोटे चाइनीज़, उनके सामने 6 फीट का, तो देख के ही डर जाते थे। ये विवाद चला 18 अगस्त 2017 तक। चीन को लगा कि हमेशा भारत को इस तरह से दबा लेते हैं, और ये तो हमारे अपने क्षेत्र का मामला है, कैसे भारत रोक लेगा। लेकिन भारत ने रोक लिया, नहीं बनने दी वो सड़क। आखिर में 18 अगस्त 2017 को चीन को वहाँ पर से, सीमा से अपनी फौज पीछे हटानी पड़ी, तो भारत ने भी हटाया। डोकलम का जो ये मामला था, इसने चीन को, आप देखिए पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, उसकी औकात दिखा दी। और डोकलम से शुरू हुआ लद्दाख तक अगर आप देखेंगे तो चीन को अपनी ताकत दिखा दी है।
अब बारी है बांग्लादेश की। आज का विषय मेरा बांग्लादेश का ही है, लेकिन ये पृष्ठभूमि बताना ज़रूरी था। तो चीन को पहली बार ये समझ में आया कि भारत के साथ आमने सामने फौज खड़ी होने पर भी उसको पीछे हटना पड़ा। ये नया अनुभव था चीन के लिए, इससे पहले कभी नहीं हुआ, वो भी ऐसे इलाके में जो सीधे सीधे भारत चीन का मामला नहीं बनता था। उसमें तीसरी पार्टी थी भूटान, जिसका बड़ा हिस्सा था। इसके बावजूद भारत ने जो है ये होने नहीं दिया। और आपको याद होगा कि डोकलाम के समय में ही राहुल गांधी जो है चीनी राजदूत से रात में अंधेरे में मिलने गए थे चुपचाप। जब बात खुली तो कहा कि नहीं, मैं मिलने नहीं गया था। चीनी दूतावास ने उसकी फ़ोटो जारी कर दी। तो झूठ पकड़ा गया कांग्रेस का और राहुल गांधी का। लेकिन वो राजनीतिक विषय है, उसको अभी आज के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन चीन तो चीन है। चीन जो है कभी हार नहीं मानता, चीन कभी बाज नहीं आता। एक बात हम सब लोगों को, भारतीयों को, इस अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि चीन कभी दोस्त नहीं हो सकता। चीन अगर दोस्ती करेगा तो समझिए धोखा देने की तैयारी कर रहा है। तो चीन से आप व्यवहार कर सकते हैं, दोस्ती नहीं कर सकते। तो वही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, दोस्ती नहीं कर रहे हैं। अपने राष्ट्रीय हितों से समझौते की कीमत पर कुछ भी नहीं हो रहा है। पहला संकेत उन्होंने डोकलाम में दिया, दूसरा उन्होंने दिखाया लद्दाख में। 4 साल तक फौजें आमने सामने खड़ी रही, आखिर चीन को पीछे हटना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के लोग जरूर हल्ला मचाते रहे कि इतने 1000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा कर लिया, उतने पर कब्जा कर लिया, सब झूठा प्रचार होता रहा। ये चीन को मालूम है कि एक भी इंच ज़मीन वो कब्जा नहीं कर सका भारत की। उसके अलावा गलवान घाटी में, इसी दौरान गलवान घाटी में जो हुआ, भारत चीन का समझौता है कि सीमा पर जो सैनिक तैनात हैं वो हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हथियार नहीं रखेंगे। हाथ से युद्ध हुआ, हमारे कई सैनिक मारे गए, लेकिन उससे लगभग 2 गुना 3 गुना चीनी सैनिकों को मारा हमारे भारतीय सैनिकों ने। चीन के लिए वो मुझे लगता है कि पिछले 50-100 सालों का सबसे बड़ा झटका था, या कम से कम 1962 के बाद का तो कह सकते हैं कि सबसे बड़ा झटका था। इस तरह का भी हो सकता है जिसने चीनी सेना मतलब PLA, वहाँ देश की कोई सेना नहीं है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी सेना है। और भारतीय सेना की तरह या दूसरे देशों की सेनाओं की तरह जो है कोई रेगुलर नहीं है आर्मी में, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं। तो इस सब के बावजूद चीन को जिस तरह की शिकस्त मिली डोकलाम में, फिर लद्दाख सीमा पर गलवान घाटी में, और उसके बाद भी चीन अड़ा रहा, लेकिन आखिर में उसको पीछे हटना पड़ा। अभी तक के कम से कम 1962 के बाद के इतिहास की बात करें तो चीन आज तक कभी पीछे हटा नहीं था। 11 साल में 2 बार हटना पड़ा और भारत के सामने हटना पड़ा, जिस भारत का हजारों स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है चीन ने कब्जा कर रखा है 1962 से। तो ये 2 ऐसे सबक चीन को सिखाए गए, लेकिन चीन कहाँ मानने वाला। चीन की नज़र अब भी डोकलाम के ज़रिए भी थी, उसकी नज़र जो है वो सिलीगुड़ी गलियारे पर थी। अब बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से स्थिति बदली है। मोहम्मद यूनुस, मतलब अपने यहाँ कहावत है कि सियार की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। तो मोहम्मद यूनुस के बुरे दिन आने वाले हैं तो वो भागकर चीन की तरफ गए और चीन को न्योता दिया कि आइए, मुनीर हाट जो है हमारा जो एयरपोर्ट है उसको रीडेवलप कीजिए, हमारे यहाँ से व्यापार कीजिए, और अपने को ओशियन का गार्डियन बताया। सिर्फ 170 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है बांग्लादेश की, इससे ज़्यादा नहीं है। तो भारत ने एक तमाचा थोड़े से ही भी मारा है। मोदी ने जो कार्गो फैसिलिटी थी बांग्लादेश को मिली हुई थी उसे बंद कर दिया, कहा कि हमारे पोर्ट और हमारे एयरपोर्ट पर ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है और हमारे अपने जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका सामान जाने में देर हो रही है। और ये सही बात भी थी। भारत ने अपने देश के एक्सपोर्टर्स के नुकसान पर, क्योंकि बांग्लादेश जब भारत के जरिए अपना सामान भेजता था तो उसके एक्सपोर्टर्स की कॉस्ट कम हो जाती थी, हमको कॉस्ट डिसएडवांटेज थी हमारे एक्सपोर्टर्स को, भारत ने वो बंद कर दिया। अब बांग्लादेश के लिए
अपना सामान भेजना बहुत महंगा हो गया है। भारत से जा नहीं सकता। जो आसान था, समय कम लगता था, पैसा कम लगता था, वो रास्ता बंद हो गया। भारत और बांग्लादेश की स्थिति ऐसी है कि अगर आज पानी, बिजली, राशन ये सब बंद कर दे भारत, तो बांग्लादेश में भूखमरी आ जाएगी। लेकिन जब आदमी का दिमाग खराब होता है, उसका विवेक पहले चला जाता है। यूनुस का विवेक जा चुका है। शेख हसीना को इस बात की समझ थी, इसलिए उन्होंने बीच बीच में उन्होंने भी चीन से संबंध बनाए, लेकिन इस बात का ध्यान रखा कि भारत के सुरक्षा हितों को खतरा ना पहुंचे। इसके लिए अमेरिका की जो सरकार थी उस समय की, जो बाइडेन की, उससे भी पंगा लिया। उसी की वजह से उनका तख्ता पलट हुआ। इसीलिए भारत ने उनको शरण दी, उनकी रक्षा कर रहा है। तो ये जो चिकन नेक है, जो सिलीगुड़ी गलियारा है, भारत ने इसको एक तरह से फोर्टिफाई कर दिया है। इतनी सुरक्षा है। सुकमा में हमारी जो है फौज की एक शक्ति है, त्रिशक्ति, वो निगरानी रखती है। और हाशीमारा जो एयरबेस है, वहाँ पर ब्रह्मोस तैनात है, अग्नि मिसाइल सिस्टम तैनात है। उसके अलावा S-400 जो हमने रूस से ख़रीदा था वो तैनात है, और राफेल जो हमने फ्रांस से ख़रीदा उसको भी तैनात कर दिया गया। इसके अलावा वहाँ पर BSF, ITBP और साथ साथ सशस्त्र सीमा बल SSB, इसकी तैनाती है। तो भारत, और उसके अलावा जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है लगातार बहुत तेज़ी से, वो अलग है। और भारत को मालूम है कि चीन की इस पर नज़र है, और अब ये जो यूनुस है चीन को वहाँ तक लाना चाहता है। तो यूनुस को सबक सिखाना और बांग्लादेश को सबक सिखाना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। समय आ गया है एक्शन का। तो भारत में जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनके बीच एक चर्चा ये है कि भारत को क्या करना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कोवर्ट ऑपरेशन करना चाहिए और चटगांव को ले लेना चाहिए। जो चटगांव हिल्स है उस पर कब्जा कर लेना चाहिए, तो बांग्लादेश का जो एक पोर्ट है, एक्सेस है उसको, वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा बांग्लादेश का जो हिंदू बहुल इलाका है वो भारत के कब्जे में आ जाएगा। दूसरे लोगों का मानना है कि हमें कोवर्ट ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट ऑपरेशन करना चाहिए, भारतीय सेना को सीधे उतरना चाहिए। तो एक कार्यक्रम में मैं सुन रहा था मेजर जनरल GD बख्शी को, उनसे सवाल पूछा गया कि अगर भारत सीधे इस तरह का ऑपरेशन करता है तो भारतीय फौजों को कितना समय लगेगा चटगांव पर कब्जा करने के लिए। उन्होंने कहा सिर्फ 48 घंटे, 2 दिन। 2 दिन में हमारी सेना चटगांव पर कब्जा कर सकती है। अब मोहम्मद यूनुस को सबक सिखाने का और स्थायी हल जो है चिकन नेक का निकालने का एक ही तरीका बचा है भारत के पास कि चिकन नेक को, इस सिलीगुड़ी गलियारे की चौड़ाई इतनी बढ़ा दें कि कोई हिम्मत ही न कर सके उस तरफ आने की, और वो खतरा हमेशा के लिए टल जाए। इसको भारत टाल सकता है, लेकिन इसको भारत हमेशा के लिए भूल नहीं सकता। भारत इस विकल्प को नकार नहीं सकता। कब करेगा, कैसे करेगा, कोवर्ट ऑपरेशन होगा, ओवर्ट ऑपरेशन होगा, ये पता नहीं है, लेकिन एक न एक दिन ये ऑपरेशन होना है। और आप मानकर चलिए कि यह ऑपरेशन केवल और केवल नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हो सकता है, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशंस के लिए हमारी सेना तो हमेशा से सक्षम रही है, हमारे सैन्य बल हमेशा से सक्षम रहे हैं। उनकी ताकत पर किसी को संदेह नहीं है, उनकी क्षमता पर किसी को संदेह नहीं है, और उनकी रणनीतिक समझ पर किसी को संदेह नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि सेना तो तभी एक्शन लेगी, ऑपरेशन करेगी, जब यहाँ दिल्ली में बैठे, जो सत्ता में बैठे हैं शीर्ष पर, उनमें पॉलिटिकल विल होगी। पॉलिटिकल विल होने का क्या फ़र्क पड़ता है, ये मैंने ये जो 2 उदाहरण बताए, डोकलाम का पहले, फिर लद्दाख का, उससे समझ लीजिए। उससे भी न समझ में आ रहा हो तो आप समझिए कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का जो फैसला था वो केवल और केवल पॉलिटिकल विल के चलते हो सकता था। वरना 26/11 के बाद जो है भारत को जो करना चाहिए था, जिससे वो डर गए, वो इसलिए कि पॉलिटिकल विल नहीं थी उस समय जो लोग सत्ता में बैठे थे। पॉलिटिकल विल किसी देश की ताकत को कई गुना बढ़ा चढ़ाकर दुनिया को बताता है।
जितना है उसको मैग्नीफाई कर देता है, क्योंकि आपकी ताकत का पता कैसे चलेगा? केवल आप कागज़ पर दावा करते रहें कि हमारे इतने सैनिक हैं, इतने हथियार हैं, इतनी क्षमता है हमारी, ये सब ठीक है, लेकिन असली परीक्षा तो एक्शन के समय आती है। ग्राउंड पर जब ऑपरेशन आप करते हैं, चाहे वो थल सेना ऑपरेशन करे, वायुसेना करे या फिर नौसेना करे। और जहाँ तक नौसेना का सवाल है, ये यूनिस जो बोल रहा है कि हम सी के गार्डियन हैं, तो इसको पता नहीं है कि भारतीय नौसेना की ताकत क्या है। बांग्लादेश की नौसेना भारतीय नौसेना के सामने उसकी औकात भुनगे बराबर भी नहीं है, लेकिन उसको गलतफहमी है। किस लिए? उसको लग रहा है चीन से मदद मिलेगी। अमेरिका से मदद मिल रही थी, जिसके कारण सत्ता में आया, वो मदद मिलना बंद हो गई। यूएसएड का पैसा बंद हो गया। जो टैरिफ बढ़ाया गया है वो हालांकि फिलहाल टल गया है, लेकिन उसकी समस्या बढ़ने वाली है। उसका जो एकमात्र सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का बिजनेस था, टेक्सटाइल सेक्टर, वहाँ भारी मात्रा में छटनी हो रही है। उसके टेक्सटाइल पार्क बंद हो रहे हैं। रॉ मटेरियल नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि उसको रॉ मटेरियल जो है यानी कॉटन भारत से मिलता था, सस्ता मिलता था, ट्रांसपोर्ट भी सस्ता था। पाकिस्तान से ले नहीं सकता क्योंकि उसके पास खुद अपने लिए नहीं है। तीसरा विकल्प बचता है उसके पास चीन। चीन से ले सकता है, चीन दे भी सकता है, लेकिन चीन से लाना इतना महंगा होगा कि उसका प्रोडक्ट जो है अनवायबल हो जाएगा। तो इसलिए जो है भारत पर निर्भरता बांग्लादेश की, देखिए बांग्लादेश को भारत की हमेशा ज़रूरत है। भारत के बिना बांग्लादेश का काम चल ही नहीं सकता, लेकिन बांग्लादेश के बिना भारत का काम चल सकता है। ये भारत की सदाशयता है। ये बात बांग्लादेश को याद रखनी चाहिए कि जब भारत ने 93,000 पाक सैनिकों का सरेंडर कराया था, तो उस ऑपरेशन में भारत के 3,000 सैनिकों ने बलिदान दिया था। उस समय की स्थिति याद कीजिए। एक नेता थे पाकिस्तान के, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कहते थे 1000 साल तक भारत से लड़ेंगे। कहाँ गए पता नहीं, फांसी की सज़ा हो गई। 1000 साल लड़ना तो छोड़िए, जो है 100 साल जी भी नहीं पाए, या जितनी ज़िंदगी हो सकती थी उतनी भी नहीं जी पाए, असमय मौत हुई। दूसरे बांग्लादेश युद्ध के समय पाकिस्तान की सेना के जनरल थे, आर्मी चीफ थे याहिया खान। वो बड़े बड़े दावे करते थे कि सुबह की चाय अमृतसर में पिएंगे और शाम की दिल्ली में पिएंगे। जब 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया तो घर की चाय पता नहीं पी पाए कि नहीं पी पाए। तो ये दावे करने से, ये दावा उसी तरह का है जो मोहम्मद यूनुस कर रहा है। और मोहम्मद यूनुस का दावा है जो वो उस तरह का है जैसे मोनाको कह रहा है कि मेडिटेरेनियन के हम बादशाह हैं। अब चींटी को हाथी से लड़ने का ख्याल आ जाए तो इस पर आप केवल हंस सकते हैं और उससे सहानुभूति जता सकते हैं, तरस खा सकते हैं उस पर। वही काम बांग्लादेश ने किया है। अब भारत की बारी है। ये जो कार्गो फैसिलिटी बंद हुई है पोर्ट की और एयरपोर्ट की, मेरा मानना है कि ये पहला कदम है, बहुत छोटा सा कदम है, चेतावनी है। ये गाल पर सिर्फ एक थप्पड़ है। अभी इससे अगला कदम नहीं उठाया है, लेकिन नहीं उठाएंगे ऐसा कोई संकेत भारत ने नहीं दिया है। भारत अपनी देश की सुरक्षा, अपनी देश की एकता अखंडता के लिए जो भी ज़रूरी होगा वो करेगा। इस तरह की विल पावर है आज के जो सत्ताधारी हैं उनमें। मोहम्मद यूनुस को शायद याद नहीं है कि 270 से 300 सैनिक 2 बुलडोज़र लेकर डोकलम में उतरे थे और चीन को सड़क बनाने से रोक दिया था। आज तक नहीं बना पाया चीन। तो जिस दिन टैंक उतरेंगे, जिस दिन मिसाइल चलेगी, जिस दिन राफेल चलेगा, उस दिन बांग्लादेश की सेना का क्या हाल होगा और जो सी का गार्डियन है उसका क्या हाल होगा। हमारे जो युद्धपोत हैं वो दिवाली मनाने के लिए नहीं है। शायद मोहम्मद यूनुस को ये अंदाज़ा नहीं है कि जब 1971 का युद्ध हुआ, 1965 का युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, उसके अलावा जब कारगिल का युद्ध हुआ, चीन पाकिस्तान को बचाने नहीं आ पाया, जबकि पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट था चीन का, बहुत इंटरेस्ट था उसका, स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट था। इसके बावजूद बचाने नहीं आ पाया, तो बांग्लादेश को बचाने वो क्यों और कैसे आ पाएगा। तो मोहम्मद यूनुस अभी हवा में उड़ रहे हैं। जब ज़मीन पर गिरेंगे तो हड्डी पसली बचने वाली नहीं है।
तो बांग्लादेश पर आप नज़र रखिए, बांग्लादेश की गतिविधियों पर नज़र रखिए, और भारत सरकार कोई जो है नगाड़ा बजाकर कोई एक्शन नहीं लेने वाली है। हमको आपको पता उसी दिन चलेगा जिस दिन एक्शन हो जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक का किसको पता था? बालाकोट एयर स्ट्राइक का किसको पता था? सिर्फ एक बयान दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कहा था कि हमारे जवानों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, हम इसका जवाब देंगे अपने तरीके से अपने समय पर। तो मोहम्मद यूनुस को जवाब मिलेगा भारत के तरीके से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरीके से और उनके तय किए हुए समय पर। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि चीन को अपनी ताकत दिखाने और पाकिस्तान को हैसियत बताने के बाद बांग्लादेश को उसकी औकात बताने का समय आ गया है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।